भारतीय एविएशन सेक्टर अब आसमान छूने के लिए तैयार है। नए भारत की ग्रोथ स्टोरी लिखने को बेकरार है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ अनिल राणा। एयर इंडिया ने एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील की है। एयरलाइन ने एयरबस और बोइंग को कुल मिलाकर 470 विमानों का ऑर्डर दिया है। एविएशन की दुनिया में किसी भी एयरलाइन की तरफ से दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिकन एयरलाइंस के पास था, जिसने साल 2011 में एयरबस और बोइंग से 460 विमानों का ऑर्डर दिया था। एयर इंडिया का ये सौदा ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत को एक बड़ी ताकत बनकर उभरने में मदद करेगा। ये सौदा कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लग सकता है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन ने इस पर बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। भारत समेत अमेरिका को भी इसका फ़ायदा होने वाला है। जहां भारत में इस डील के बाद एविएशन सेक्टर के लिए नए मौके खुलेंगे, रोजगार के मौकों के साथ साथ लंबी दूरी की सीधी उड़ानों में मदद मिलेगी, साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, वहीं यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेगी। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे एक्सपर्ट के साथ बात, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी सौमित सरकार के पास और जानते हैं आखिर ये डील कितनी बड़ी है। सौमित, सबसे पहले ये बताइए कि ये डील कितनी बड़ी, इस डील के मायने क्या हैं? तो टाटा ग्रुप ने कहा है कि वो करीब 470 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे बोइंग और एयरबस दोनों ही कंपनी से। बोइंग कंपनी से करीब 250 एयरक्राफ्ट, बोइंग कंपनी से करीब 220 एयरक्राफ्ट और एयरबस से अगर आप देखेंगे तो करीब 250 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। अभी जो 470 करोड़ एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है ग्लोबल एविएशन हिस्ट्री में। 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने करीब 460 करोड़ का एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का, और उसके बाद अब जाके इतना बड़ा ऑर्डर आया है एयर इंडिया की तरफ से ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में। बिल्कुल सौमित, ये समझना चाहेंगे कि अभी घरेलू एविएशन कंपनियों के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं और किस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, कितना किस कंपनी का हिस्सा है? अगर आप देखेंगे तो अभी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में करीब 650 टोटल एयरक्राफ्ट्स है इंडिया में, और उसमें से सबसे बड़ा शेयर ऑब्वियसली इंडिगो के पास है, करीब 302 एयरक्राफ्ट है उनके पास। टोटल टाटा ग्रुप जो है, जो कि जिसमें एयर इंडिया आ जाता है, विस्तारा और एयर एशिया, इन तीनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो 230 एयरक्राफ्ट है इनके पास। और बाकी छोटे मोटे एविएशन कंपनी जैसे कि गो फर्स्ट, स्पाइस जेट और छोटे रीजनल कंपनीज को मिला के करीब 118 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं इंडिया में। और मार्केट शेयर भी अगर आप देखेंगे एविएशन इंडस्ट्री का, तो इंडिगो उसमें लीड कर रहा है, करीब 55% मार्केट शेयर है इंडिगो के पास इसमें इंडिया में। और एयर इंडिया ग्रुप जिसमें विस्तारा, एयर इंडिया और एयर एशिया आ जाता है, उनका कंबाइंड मार्केट शेयर करीब 26% के आसपास है। स्पाइस जेट का 7.4%, गो फर्स्ट का 7.3% और बाकी छोटे मोटे एयरलाइंस का करीब 4.5% का मार्केट शेयर बनता है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में करीब। बिल्कुल सौमित, लेकिन ये बताइए कि इतनी बड़ी डील को लेकर भारत और अमेरिका में किस तरह का उत्साह है और इस डील के बाद किस तरह के दोनों देशों के रिएक्शन आए हैं? अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इतना बड़ा एक टाइम पे इतना बड़ा ऑर्डर कोई भी एयरलाइन कंपनी ने नहीं दिया है, बट अगर कंबाइंड वे में देखेंगे तो इससे भी बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, जैसे कि इंडिगो के अगर आप देखेंगे तो करीब 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स है, बट एक टाइम पे सबसे बड़ा ऑर्डर ये टाटा ग्रुप ने दिया है। इसकी वजह से जो बाइडेन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि ये सबसे बड़ा डील है, जिसकी वजह से करीब 10 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं यूएस में अक्रॉस 44 स्टेट्स। तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, इसके वजह से जो इंडिया और यूएस के टाइज है वो भी स्ट्रेंथन हो सकते हैं। और करीब 34 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये डील है, जिसमें वो 220 एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं बोइंग से, जिसके से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में बूस्ट हो सकता है यूएस की इकोनॉमी में। बिल्कुल सौमित, एयर इंडिया की बड़ी डील का मुसाफिरों के लिए क्या मायने हैं, जानते हैं? सौमित, जरा इस बारे में क्लियर से बताइए। करीब 470 जेट का ये ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से 250 एयरबस को दिया गया है और 220 बोइंग को दिया गया है। बट इसका क्या बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स को? तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो ये नई एयरप्लेन आने के कारण एयर इंडिया जो है अपनी पुरानी एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सकती है। अब एयर इंडिया की अगर आप पुरानी एयरक्राफ्ट की एज देखेंगे तो ऑन एन एवरेज वो करीब 9 to 10 ईयर्स है। इसके सामने अगर आप इंडिगो के एयरक्राफ्ट की एज देखते हैं तो सिर्फ 3.5 ईयर्स है। तो ये पुरानी एयरक्राफ्ट अगर रिप्लेस हो जाती है तो नए एयरक्राफ्ट में वो बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस
प्रोवाइड कर सकती है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। इसी के साथ ज़्यादा एयरक्राफ्ट आने के बाद कंपनी ज़्यादा रीजनल रूट्स पे फोकस कर सकती है, ज़्यादा रीजनल कनेक्टिविटी हो जाएगा, रीजनल रूट्स ज़्यादा ओपन हो जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। बट क्या ज़्यादा एयरक्राफ्ट आने का मतलब ये होता है कि एयर टिकट प्राइसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे? नियर टर्म में अगर हम देखेंगे तो नेसेसरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि डिलीवरी टाइमलाइन क्या है इन एयरक्राफ्ट का, कितना रिप्लेसमेंट डिमांड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्लॉट्स और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसे इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ों जानना इंपॉर्टेंट होता है एयर टिकट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। बट नियर टर्म में शायद टिकट प्राइसेस कम ना हो, बट लॉन्गर टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अगर ज़्यादा एयरक्राफ्ट सप्लाई आ जाता है तो शायद टिकट प्राइसेस पे इसका एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो FY19 में इंडिया ने करीब 64 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स देखे थे, बट इसमें से सिर्फ 40% से भी कम इंडियन कैरियर्स का मार्केट शेयर रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट कैरियर्स जो है उनका जो मार्केट शेयर था वो 60% से ज़्यादा था, और ये मिडिल ईस्ट एयरलाइंस और यूरोपियन एयरलाइंस का था। बट चूंकि अब एयर इंडिया के पास भी बड़े और नए एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, इससे एक चीज़ ये होगा कि वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो मैच कर सके, उसी के साथ वो लॉन्गर फ्लाइट्स भी फ्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स ज़्यादा होंगे जिसके वजह से कंज्यूमर्स का फ्लाइंग टाइम कम हो जाएगा, और ज़्यादा कंज्यूमर्स इंडियन एयरलाइंस को भी चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो भी सिमिलर ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे जो अभी सिर्फ फॉरेन एयरलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो मार्केट शेयर हमेशा 40% के नीचे रहा है पिछले 10 साल में इंडियन कैरियर्स का, वो इम्प्रूव हो सकता है और एक बड़ा पाए ओपन अप हो जाता है एयर इंडिया के लिए आगे चलते। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया सौमित इन तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते अपने खास मेहमानों का। आज हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडिटर राजेश सिंह, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मौजूद है एयर इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव और कापा इंडिया से अनंत सिंघल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेश सर आपके पास आना चाहूँगा, ये समझना चाहूँगा कि इतनी बड़ी डील हुई है और भारत में इसको लेके काफ़ी खुशी है, रोज़गार के मौके मिलेंगे, टेक्नीशियन को भी मौके मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सौमित बता रहे थे कि मुसाफिरों को जो है थोड़ा सा मुनाफा जो सोच रहे थे मुसाफिर कि उनके प्राइस थोड़ा कम होंगे, उनको वो खुशी नहीं मिल पाएगी इस डील के बाद भी। देखिए, भारत का जो एयरलाइंस का मार्केट है ये माना ये जाता है कि ये लो कॉस्ट मार्केट है, लो कॉस्ट एयरलाइंस चलती है, लेकिन यहाँ ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि ATF पे बहुत तरह के टैक्सेस हैं, और ATF जो है किसी भी एयरलाइंस का 40 से 50% कॉस्ट वहीं से आता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। आप देखें पिछले 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो पिछले 20 सालों में 13 एयरलाइंस भारत में बंद हुई हैं, जो कि आई हैं और बंद हो गई हैं, चल नहीं पाई हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट, किंगफिशर भी उसमें नाम है, सहारा है, इस तरह के 13 एयरलाइन। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन एयरलाइंस का जो ग्रोथ है भारत में, अब देखिए पिछले कोविड के बाद भी या कोविड के पहले तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा था, 10 से 12% हर साल ग्रो हो रहा था। उससे काफ़ी पैसेंजर फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, नए एयरपोर्ट्स को बनाना, प्राइवेटाइज करना, PPP के मॉडल। अभी बजट में भी अनाउंस हुआ है कि 50 नए एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जाएगा। उड़ान स्कीम जो आई है रीजनल रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इन सब के चलते फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, तो एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और इसी को लेकर ये इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स एयर इंडिया हो या इंडिगो हो ये दे रहे हैं। और एयर इंडिया टाटा के पास जाने के बाद तो ऑब्वियसली अपना एक्सपेंशन कर रहा है। अब तक वो लॉसेज में चल रहा था क्योंकि सरकार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था वहाँ। बिल्कुल, तो हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि आखिर उनको क्यों इतनी ज़्यादा खुशखबरी नहीं मिल पाएगी, लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उनको बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। राजेश सर हमारे साथ कापा इंडिया के अनंत सिंघल भी जुड़ गए हैं, आप अगर उनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अनंत सिंघल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटेन हाउस स्वदेश पे। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि इस तरह ये ऑपरेशंस एयर इंडिया का जो बढ़ा रहे हैं, टाटा जितने एक्वायर कर रहे हैं अगले 2 से, क्या भारत में फुटफॉल्स इतने ज़्यादा बढ़ेंगे कि ये सारे एयरलाइन सस्टेन कर पाएँ? क्योंकि अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो पिछले 13 साल में 13 एयरलाइन, पिछले 20 सालों में 13 एयरलाइंस बंद हुए हैं भारत में। देखिए एयरलाइन सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, इस तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्रूड का प्राइस क्या रहता है, एयरलाइंस अपनी कॉस्ट जो है इफेक्टिवली मैनेज करती हैं या नहीं करती हैं, तो एयरलाइन सस्टेन करेंगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बट अगर आप ट्रैफिक की बात करें तो हाँ, इंडिया का ट्रैफिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हम पिछले 5 साल में 14 से FY14 to 19 में काफ़ी स्पीड से हमने ग्रो किया है। आगे भी हमारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा
अच्छी होने की उम्मीद है। हम वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट्स हैं और ग्रोथ जितनी भी होने वाली है उसके लिए ये ऑर्डर जो इन्होंने प्लेस किया है वो ज़रूरी है। बिल्कुल। राजेश सर, जितेंद्र भार्गव सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अगर उनसे कुछ जितेंद्र भार्गव साहब, आपसे हम सबसे पहले जानते हैं कि काफ़ी बड़ी ऐतिहासिक डील एयर इंडिया ने की है 470 एयरक्राफ्ट खरीदने का। क्या आपको लगता है टाटा का यहाँ आने के बाद कितना बदला है एयर इंडिया, और इसका भारत के एविएशन सेक्टर में अगर हम बोले आज से जब ये 2025 या 27 अगले 5 सालों में कितना बदलेगा? क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है, मार्केट में इतनी ग्रोथ होगी? 15 साल से कह रहे हैं कि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट अमेरिका चाइना के बाद में। लेकिन हो क्या रहा था, क्योंकि एयर इंडिया सरकार के कंट्रोल में थी, सरकार की अपनी प्रायोरिटीज थी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो एयर इंडिया को एक्सपैंड नहीं कर पाया जितना कि होना चाहिए था। तो जिसका सीधा का सीधा फायदा गल्फ कैरियर्स को मिला, साउथ ईस्ट एशियन कैरियर्स को मिला। अब जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है तो हमारे पास क्या अपेक्षा थी कि एयर इंडिया वो कर पाएगा जो उसको करना चाहिए। तो अब ये उसी सीरीज का एक पार्ट है कि इतने सारे हवाई जहाज को ऑर्डर किया गया, क्योंकि अगले 5-7 साल में इंडक्ट किए जाएंगे। इस साल के अंतिम महीनों के अंदर में शुरुआत हो जाएगी। तो ग्रोथ के ऊपर में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ग्रो नहीं करेगा, तेज रफ्तार से करेगा। टाटास का खाली ये है कि उन्होंने इतने सारे हवाई जहाज ऑर्डर एक बारी में किए हैं कि उनके पास में पूरा विजन है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ पे करना है। अब आप देखिए, जैसे अमेरिका है, बहुत सारे इंडियंस वहां रहते हैं। इस समय एयर इंडिया 47 वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट करता है 5 डेस्टिनेशंस को। लेकिन ह्यूस्टन है, लॉस एंजलिस है, बॉस्टन है, सेवरल अदर प्लेसेस है अमेरिका के अंदर में जहां इंडियंस का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन वहां से सीधी फ्लाइट इंडिया नहीं आ रही है। ठीक उसी प्रकार एयर इंडिया इस समय मुंबई, दिल्ली से अपनी यूरोप, यूएसए की फ्लाइट चलाता है अधिकतर। क्या कारण है कि बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता से फ्लाइट्स ना हो? तो जब विमान आ जाएंगे 400 नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट, 70 लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट, तो स्वाभाविक है कि ये नेटवर्क एक्सपैंड करेगा। पैसेंजर्स को कन्वीनियंस होगी कि उनको एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा इंटरनेशनल फ्लाइट लेने के लिए। और दूसरी बात रही डोमेस्टिक सेक्टर में 400 नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट। इंडिगो का 57-58% मार्केट शेयर है। एयर इंडिया ने कुछ महीने पहले कहा था कि हम डोमेस्टिक मार्केट में 30% मार्केट शेयर अगले 5 सालों में हासिल करना चाहते हैं। एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया सब मिलाकर, तो ऑल टाटा ओन्ड एयरलाइंस। अब स्वाभाविक है कि उसके लिए ज्यादा विमान चाहिए, क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट ग्रो भी कर रही है। ये खुशी की बात है कि पिछले दिनों में ही हमने प्री कोविड लेवल को सरपास किया है। इससे क्या इंडिकेशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फेयर्स आए हैं उसके ज्यादा है, उसके बावजूद ट्रैवल कर रहे हैं, तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि हमारे नंबर ऑफ, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जितेंद्र भार्गव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या आपने जैसा बताया कि पैसेंजर्स को अब डिफरेंट सिटीज में नहीं जाना होगा, छोटे सिटीज से उनको एयरक्राफ्ट मिल जाएगी, फ्लाइट टाइम ड्यूरेशन उनका कम होगा, लेकिन क्या इसका प्राइसेस पे भी कोई इंपैक्ट होगा? क्या कंपटीशन से प्राइसेस कम होंगे? क्योंकि भारत जो है ये एक लो कॉस्ट मार्केट है, लेकिन ऑपरेशंस कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है। देखिए, दो चीजें कुछ देखना पड़ेगा, एक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। पहले इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। इस समय इंटरनेशनल फेयर्स हाई हैं 2 कारण से। एक तो यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से रशियन एयर स्पेस फॉरेन कैरियर्स को अवेलेबल नहीं है, जिसका कई एयरलाइंस ने फ्लाइट्स इंडिया की सस्पेंड की हुई हैं। बहुत सारी एयरलाइंस ने अपने पायलट्स को कोविड के कारण वीआरएस दिया था और वो अपनी सारी कैपेसिटी को रीडिप्लॉय नहीं कर पाए। तो जब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होता है तो फेयर ज्यादा होते हैं, ये बात सही है। यहां तक डोमेस्टिक सेक्टर की बात है, फेयर्स इस समय ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि एटीएफ के दाम ज्यादा हैं। डॉलर के अगेंस्ट जो रुपी है वो डिप्रिशिएट कर रहा है। 70% जो एक एयरलाइन के कॉस्ट होते हैं, जैसे लीज, रेंटल वगैरह, वो डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव यहां पड़ता है। और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जब ज्यादा एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेट करेंगी, अभी
अगर आपको आंकड़ों में जाना है तो मैं आपको बताता हूं, जनवरी 2020 में 3080 डेली फ्लाइट्स डोमेस्टिक सेक्टर पे ऑपरेट करती थी। इस समय केवल 2900 फ्लाइट ऑपरेट कर रही हैं, यानी कि 150 से ज्यादा फ्लाइट्स अभी कम ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन हम पैसेंजर उतने ही ऑपरेट फ्लाई कर रहे हैं जितना कि हम प्री कोविड में कर रहे हैं। इसका सीधा का सीधा कारण है कि एयरलाइंस को हायर लोड फैक्टर्स मिल रहे हैं, उनको मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ पर बात सही आती है कि एयरलाइंस इंडिगो का अगर हम देखें, अप्रैल जून क्वार्टर में 11 करोड़ प्रतिदिन नुकसान हुआ, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में 15 करोड़ प्रतिदिन मुनाफा हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए। हाँ हम आपकी बात समझ रहे हैं सर, आपका कहना सही है कि अब मुनाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में जब तक एटीएफ के प्राइसेस कम नहीं होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में रुपी स्ट्रांग नहीं होता है, तब तक प्राइसेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में ये कम हो सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र सर, आनंद सर आपके पास आते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ गए हैं। अनुराग, हमें ये बताइए, वेट लीज और ड्राई लीज के बीच के अंतर को समझाए जरा। हाँ, तो ये एक बहुत ही अहम अंतर है जो एविएशन इंडस्ट्री है। तो वेट लीज में जब कोई एयरलाइन एक हवाई जहाज़ को अक्वायर करती है तो उसके साथ पायलट, उसके जो कैबिन क्रू है और साथ में मेंटेनेंस और इंश्योरेंस भी शामिल किया जाता है। अभी ये नेगोशिएबल है क्योंकि कुछ केसेस में सिर्फ पायलट रहते हैं को शामिल किया जाता है और कुछ में पायलट और कैबिन क्रू भी होता है। जबकि जो ड्राई लीज होती है उसमें सिर्फ हवाई जहाज़ को लीज किया जाता है और जो एयरलाइन है उसको जो क्रू है वो अरेंज करना पड़ता है और जो भी जितना भी इंश्योरेंस का जो भी खर्चा होगा और मेंटेनेंस उसको खुद देखना पड़ता है। तो इस लिहाज से वेट लीज एक जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है किसी कैरियर की उसके लिए बेहतर है, जबकि जो ड्राई लीज है वो लॉन्ग टर्म एक लंबे अरसे के लिए उसकी ज़रूरत बेहतर है। अभी वेट लीज तब ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है कि कुछ कंडीशंस में, जैसे कि कोई आपका कोई किसी एयरलाइन का कॉम्पिटिटर ये बैंकरप्ट हो जाए और जब जैसा कि कुछ सालों पहले 2019 में जेट एयरवेज के साथ हुआ था, तब एक तरह से एक वैक्यूम आ जाता है जिसकी वजह से कई सारे रूट्स वो ओपन हो जाती हैं और जो दूसरी एयरलाइंस हैं उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उसे सर्विस कर सके। तो इस लिहाज से वो वेट लीज कर सकती हैं ताकि जो नए एयरक्राफ्ट को लीज कर सकते हैं और जो उनके क्रू हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है उस डील में, उस करार में। और एक बहुत अहम अंतर ये है कि जो वेट लीज है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पे उसका उपयोग ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे कोड शेयर होता है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि इंडिगो का टाई अप हुआ है। जैसे कि आप समझा रहे हैं वेट लीज और ड्राई लीज के बारे में, तो राजेश सर आपसे ये समझना चाहूँगा जिस तरह से अनुराग समझा रहे हैं वेट लीज और ड्राई लीज, और इसको आसान भाषा में किस तरह से समझें? बिल्कुल आसान भाषा में ये समझ सकते हैं आप। देखिए कि जैसे कि कोई भी एयरलाइंस होती है उसे लगता है कि हमारा मार्केट बहुत लॉन्ग टर्म है या सस्टेनेबल है, तो वो चाहेगी कि हम एक बार में एयरक्राफ्ट खरीद के बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, हम उसे लीज पे लेके लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में साल भर साल चलाते रहें। वो उन्हें सस्ता पड़ता है और उन्हें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए। आइए इस बात पे ज़्यादा अच्छा से शायद हमें भार्गव साहब समझाते हैं। जितेंद्र भार्गव साहब, अब आपको ये जानना चाहेंगे कि ये जो डील हो रही है ये डायरेक्ट बायआउट की डील हो रही है। अभी तक जो एयरलाइंस इंडिया में चलते थे ज़्यादातर लीज एग्रीमेंट पे चलता था क्योंकि वो नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा? टाटा का ये स्ट्रैटेजी है कि वो खरीद रहे हैं। हाँ नहीं, अधिकतर एयरलाइंस बाय आउट करती हैं हवाई जहाज को क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, लेकिन खरीदने के बाद कैश फ्लो के लिए वो सेल एंड लीज बैक का एग्रीमेंट करते हैं एयरलाइंस के साथ में कि हमने खरीदा हुआ है, फिर उन्होंने लीज करते हैं, फिर लीज बैक कर लेते हैं। तो कि कैश फ्लो के लिए वो बेटर रहता है। ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है कि 50-60% जो ओनरशिप होती है वो तो एयरलाइन के पास होती है।
जो बाकी 30-40% फ्लीट होती है उसके साथ वो सेल लीज बैक का एग्रीमेंट करते हैं कंपनीज के साथ में। बिल्कुल। दूसरी चीज हम आपसे ये जानना चाहें कि एयर इंडिया को जब तक वो एक गवर्नमेंट कैरियर था उसे बायलैटरल एग्रीमेंट में प्रेफरेंस मिलता था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स में होता है। अब वो जब प्राइवेट हो जाता है, प्राइवेट टाटास के पास चला गया है, तो वो एडवांटेज उन्हें नहीं मिलेगा। इसका क्या एयर इंडिया को, इस फायदे को वो कैसे भुना सकता है? क्या इससे वो कंपटीशन ज्यादा मार्केट में कैसे आ सकता है? और बहुत सारे बायलैटरल जो नहीं, ये बायलैटरल पुरानी चीज हो गई है। 2005 के बाद में एयर इंडिया को कोई फायदा नहीं मिला है बायलैटरल से, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा होगा कि एमिरेट्स इंडिया में बहुत ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करता है, सारे इंडियन कैरियर्स को मिला के उससे भी ज्यादा करता है। तो ये जो बायलैटरल टर्म था कि आप उतनी ही फ्लाइट ऑपरेट करेंगे जितने कि इंडियन कैरियर्स उस देश पे फ्लाइट ऑपरेट करें, इसका फायदा नहीं हो रहा है। और बहुत सारे अधिकतर कंट्रीज के साथ में, चाहे वो यूके हो चाहे अमेरिका हो, वहां पे अनलिमिटेड फ्लाइट्स आप ऑपरेट कर सकते हैं, वहां पे बायलैटरल सिस्टम नहीं चलता है। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि कोई बहुत ज्यादा एयरलाइन आए और एक एयरलाइन को फेज आउट करवा दे, अब वो सिस्टम तो नहीं है। या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में फायदा मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा। आपने ठीक कहा। अनंत सिंघल भी हमारे साथ है, कापा के। सिंघल साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार जो है न्यू एयरपोर्ट्स के एक्सपेंशन पे काफी काम कर रही है। बजट में भी 50 नए एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ है और कि पीपीपी के मॉडल के थ्रू जाएंगे। क्या आपको लगता है इसके चलते इंडिया में फुटफॉल्स बढ़ेंगे, ज्यादा पैसेंजर्स एयरलाइंस पर जाएंगे, रीजनल रूरल कनेक्टिविटी बढ़ने से? उड़ान स्कीम कितना सक्सेसफुल रहा है? देखिए, नए एयरपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट तो हमारी कंट्री में ट्रैफिक ग्रोथ जैसे आप हो रही थी, उसकी रिक्वायरमेंट तो वैसे भी थी। एयर इंडिया के ऑर्डर से एक चीज जो हो जाएगी कि इंडियन कैरियर्स लॉन्ग हॉल में, जैसा भार्गव सर भी कह रहे थे, लॉन्ग हॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे बिकॉज हमारे पास उतनी फ्लीट ही नहीं थी। एमिरेट्स की इतनी सच ए लार्ज वाइड बॉडी फ्लीट है, हमारी वाइड बॉडी फ्लीट कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो लॉन्ग और अल्ट्रा लॉन्ग मार्केट्स में हमारी प्रेजेंस नेग्लिजिबल के बराबर आप मान सकते हैं उसके अंदर। तो उससे क्या होगा, हम अपनी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, ट्रैफिक की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और एयर इंडिया वर्ल्ड क्लास कैरियर के रूप में इमर्ज करेगा। अगर आप एयरपोर्ट्स की बात करें तो ट्रैफिक ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही है हमारी कंट्री में क्योंकि पर कैपिटा पेनिट्रेशन एयर ट्रैवल की अभी भी बहुत कम है। और हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी, ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे और साल में कई बार ट्रैवल करेंगे, तो उसके लिए एयरपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट तो वैसे भी होनी ही थी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नए एयरपोर्ट बढ़ने से भार्गव साहब, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे कि ये जो बात की जा रही है कि अभी तक जो जितने भी डायरेक्ट फ्लाइट, जैसे यूएस की हम बात करें, जितना भी होता था वो दुबई या जो भी कंट्रीज है उनके रूट के थ्रू होता था। अब अगर तो वो दुबई एक हब हो गया था, अब क्या अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट्स यूएस के लिए, अगर हम जैसा कि आप बता रहे थे बॉस्टन या अदर सिटीज के लिए मिलने लगे, तो क्या भारत भी एक हब बन सकता है? दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट एक हब हो सकते हैं? देखिए, हब का कॉन्सेप्ट तब होता है जबकि हम बहुत सारे शहरों से पैसेंजर्स को असेंबल करें और वहां से फ्लाई करें। लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट इस समय ये है कि अगर कोई हैदराबाद बैंगलोर वाला पैसेंजर है, वो दिल्ली क्यों आएगा हब से अमेरिका की फ्लाइट के लिए? उसकी विचारधारा ये होती है कि अगर मेरे को दिल्ली ही जाना है तो मैं दुबई क्यों ना चले जाऊं, अबू धाबी जाके वहां से क्यों ना फ्लाइट ले लूं? तो ये हमारे को जो कॉन्सेप्ट है वो ये इसको समझने का होगा कि इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है। कि हमारे पास बैंगलोर में भी बहुत अच्छा ट्रैफिक है, हैदराबाद से ओरिजिनेटिंग और डेस्टिनेशन ट्रैफिक है, चेन्नई से है, कोलकाता से है। तो एयर इंडिया का मेरा ये मानना है कि उसका फर्स्ट मिशन ये होगा कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को कनेक्ट कर सकें। इसका ट्रेलर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही दिखाया कि कैसे उन्होंने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट चालू हो जाती थी, फिर बैंगलोर से शुरू की, बंबई से शुरू की। तो कोई जहां पे मार्केट होगी एयरलाइन वहां पे चलाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा ट्रैफिक पहले बंबई में आए फिर हम बंबई से बाहर जाएं, क्योंकि दूसरी बात ये होता है कि हब कॉन्सेप्ट वहां होता है, जैसे सिंगापुर में है, बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और वहां से आगे फ्लाइट लेके चले जाएंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाना हो, चाहे वो हांगकांग जाना हो, चाहे वो जापान जाना हो। हमारे यहाँ पे बेसिकली डेस्टिनेशन बाउंड ट्रैफिक है, एथनिक ट्रैफिक है। जब टूरिज्म पे आएगा बहुत ज्यादा लोग कि वो यूरोप से इंडिया आएंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन टूरिज्म रहे और यहाँ से कह चलिए अब हम बैंकॉक चलते हैं या हम टोक्यो चलते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा। बट बिल्कुल, और
ये शायद हो सकता है क्योंकि सरकार टूरिज्म में भी काफी काम कर रही है। इंडिया में जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहें कि इस दो सवाल रादर है। एक तो ये है कि इस डील में ये भी किया गया है, जो एयर इंडिया की डील हुई है, कि बोइंग और एयरबस इंडिया में अपने उनके इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाएंगे। इससे क्या आपको लगता है भारत में कितनी इकोनॉमी की ग्रो होगी? दूसरा सवाल ये है कि भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन रहा है कि शॉर्ट हॉल जो फ्लाइट्स है, क्या उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? जैसे अगर दिल्ली से जयपुर अब 2 घंटे में पहुंच जाए, जो रोड बना, या दिल्ली टू चंडीगढ़ 3 घंटे में पहुंच जाए, तो उसका इंपैक्ट क्या शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स पे पड़ेंगे डोमेस्टिक सेक्टर में? की रोड की वजह से ही नहीं, वंदे भारत जो ट्रेन चालू की जा रही है उसकी वजह से भी पड़ेगा। मैं पिछले महीने अहमदाबाद गया था, तो मैं वंदे भारत ट्रेन लेके गया, क्योंकि 5 घंटे में पहुंचा देती है, 5.25 घंटे में। मैं घर से एयरपोर्ट जाऊं 1 घंटा 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट में वेट करूं, फिर मैं वहां से फ्लाई करूं, फिर मैं एयरपोर्ट से सिटी में जाऊं, तो मेरे को नहीं जचा कि ये टाइम फैक्टर की वजह से। तो सड़क की वजह से लॉन्ग शॉर्ट हॉल जो 2, 3, 4 घंटे वाले डेस्टिनेशन है, वो बिल्कुल एयरलाइंस के लिए नेगेटिव होंगे। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं, एक समय था कि मुंबई से पुणे फ्लाइट ऑपरेट की जाती थी, लेकिन पिछले 15-20 साल में फ्लाइट्स नहीं ऑपरेट होती है मुंबई से पुणे में। जब से ये हमारा एक्सप्रेसवे बना था तब से बंद हो गई है। ठीक उसी प्रकार ऐसा होगा। तो ये सब फैक्टर्स एयरलाइंस देंगी कि फ्लाई ऑपरेट करना, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस हैं, बहुत सारी सिटीज हैं जो कि अंडरसर्व्ड या अनसर्व्ड हैं एट द मोमेंट, और इंडिया की सिटीज ग्रो कर रही है, तो समय बहुत कम है। दूसरे सवाल पे नहीं, मैं आपको खाली दूसरे सवाल पे है, सरकार को पूरा रियलाइजेशन है दैट एयरलाइंस एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सपोर्ट करना हो, फूलों को एक्सपोर्ट करना हो, एयरलाइन की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारा पोटेंशियल है जो कि हार्नेस किया जाएगा और देश के हित में होगा और इकोनॉमी को बूस्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र सर और आनंद सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे पर, इस महाडील को लेके पूरी उन तमाम पहलुओं को छुआ जो एक बहुत ज़रूरी था, जो आम लोग भी समझ सकते थे, और हमारी इंडस्ट्री को लेके किस तरह से हम इसको लेके आगे हमारा भारत का जो भविष्य है वो एविएशन सेक्टर का, वो उस पर हमने तमाम पहलुओं पर चर्चा की। तो स्वदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।